सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन पे चर्चा करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 11th के स्टूडेंट जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो उनमें काफ़ी उत्सुकता रहती है, काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, और हर जगह इस बात की चर्चा होती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या चीज़। आज प्रोजेक्टाइल मोशन पे हम लोग इम्पॉर्टेंट बातें, चर्चा और डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ इक्वेशंस, डेरिवेशंस और साथ ही साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल और ऑन इंक्लाइन प्लेन। जहाँ तक सवाल है यहाँ पर तीनों पार्ट में, तो ऑन इंक्लाइन प्लेन का जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो बेसिकली कॉम्पिटिटिव सेक्शन का पार्ट है, जबकि ये दोनों हमारे बोर्ड के सेक्शन में आते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के ऊपर ही, और यहीं पर डिस्कशन करेंगे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में है क्या कि एक ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे थ्रो किया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस। वो रेफरेंस लाइन ग्राउंड पे हो सकता है या कहीं और भी हो सकता है, किसी हाइट पे हो सकता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर ग्राउंड के रेफरेंस को ले करके ही किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने की बात करेंगे। ओके, तो एक हम यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लेते हैं, दूसरा हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करें तो इसका जो पाथ होगा कुछ ऐसा दिखेगा। क्यों दिखेगा इसकी बात हम लोग बाद में करते हैं। फिलहाल अगर पाथ यहाँ भी हम ड्रॉ कर लें तो पाथ हमको कुछ ऐसा दिखाई दिया। ये आपको प्रोजेक्टाइल का पाथ है। हाँ, प्रोजेक्टाइल तब बोलेंगे जब किसी चीज़ को आप थ्रो करें और वो एयर में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी केवल ट्रैवल करे और दूसरे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, अगर आपने इस तरह से इसको थ्रो किया है तो होना क्या चाहिए, ये सीधा कहीं यहाँ पर टारगेट पे लग जाना चाहिए था। हाँ, अभी मैंने बोला कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर कोई प्लेन उड़ते रहता और आप उसको थ्रो करते, स्टोन प्लेन वहाँ से गिर जाता, तब तो हमको मिसाइल लॉन्चर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मिसाइल लॉन्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दुश्मन देश का प्लेन हम पत्थर मार के गिरा देते। ऐसा हो सकता था अगर ऐसा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ ड्रॉ कर रहा है, और इसलिए वो सीधा नहीं ट्रैवल करके हर पॉइंट पे अपने वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और चेंज करते करते अल्टीमेटली ग्राउंड पे लैंड कर जाता है, जिसको आपने रेफरेंस मान के रखा है। ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए, अगर आपने इसको v वेलोसिटी से थ्रो किया या u वेलोसिटी मान लें इनिशियल के केस में, तो ये u जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा। अभी किसी एंगल पे आपने थ्रो किया तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। बात यहाँ पर 2 है, एक तो ऑब्जेक्ट आपको अपवर्ड भी जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपको हॉरिजॉन्टल में भी ट्रेवल कर रहा है। मतलब आपको हर पॉइंट पे 2 डायरेक्शन दिखाई दे रहे हैं मोशन के, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो वैसे केस में हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका भी कंपोनेंट एक्सिस वाइज 2 होगा, एक तो x के तरफ होगा और दूसरा y के तरफ होगा। एक को ux और दूसरे को uy बोलेंगे। जैसा कि कंपोनेंट रिजोल्यूशन हमें आता है उसके आधार पर ux u cos थीटा होगा, और अगर यहाँ पर uy की बात करें तो ये बेसिकली u sin थीटा होगा। ओके, अभी जब आपने प्रोजेक्ट किया, ये मान लीजिए कि O पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, ये जा करके यहाँ A पॉइंट पे स्ट्राइक किया, लैंड किया, तो आप O से A तक के डिस्टेंस को कैपिटल R बोलेंगे, और एक कैपिटल R बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। 2 डायरेक्शंस हैं, एक इस तरफ तो आपका हॉरिजॉन्टल है, हाँ, और दूसरा ये आपका वर्टिकल है। जनरली प्लेन हम लोग सरफेस पे भी ले सकते हैं, लेकिन ये सरफेस पे नहीं है, वाई एक्सिस वर्टिकल को दिखा रहा है। ओके, और यहाँ पर अब एक और चीज़ है, आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के तरफ कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अब बोलेंगे कि फोर्स तो लगाया था सर, जो भी आपने फोर्स लगाया था
वो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी को डेवलप करने में लग गया और उसके बाद फर्दर कोई एक्स एक्सिस में फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसलिए उस तरफ कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। जबकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट हमेशा डाउनवर्ड पुल होगा। अब देखिए u साइन थीटा और g का साइन ये बेसिकली नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो ट्रैवल करने की जहाँ तक बात है ऊपर की तरफ वेलोसिटी घटेगा और कहीं ना कहीं जा कर के वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, जीरो हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे अगर आप दिखाना चाहें तो वी वाई जीरो हो गया और तब जा कर के ऑब्जेक्ट वहाँ पर जो हाइट अटेंड किया वो उस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट होगा, जिस मैक्सिमम हाइट को h से डिनोट कर लें। चलिए फिलहाल हम लोग इसको पॉइंट को b मान लेते हैं और इसको d मान लेते हैं, बी डी आपको h हो गया। तो सारे कंपोनेंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं, u, थीटा, h और r। चलिए अब इसके बाद हमारे पास जब दो एक्सिस हैं, अच्छा एक्सिस की बात यहाँ पर जब आ रही है तो एक बात देख लीजिए आप कि ये एक्सिस के साथ है, इसलिए ये बेसिकली पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक जगह इस तरह का ग्राफ और मिला होगा, वो ग्राफ जो था वो कौन सा ग्राफ था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एक बार आपने प्लॉट किया था ऐसा करके। हाँ, अब इसमें कोई कंफ्यूज होता है कि ये पाथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नहीं, ये वेलोसिटी का वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिनोट कर रहा है। और बेसिकली स्ट्रेट लाइन के केस में ये ग्राफ आया था। ये ग्राफ कब आया था, जब कोई ऑब्जेक्ट डी एक्सीलेट करते हुए फाइनल पोजीशन पे पहुँचे और वापस एक्सीलेट करते हुए इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, तब उसका ग्राफ होता था इस तरह से। तो ये ग्राफ बेसिकली पाथ नहीं दिखाता, यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो इसके पाथ को दिखा रहा है। ओके, तो अगर हम एलोंग वाई एक्सिस एलोंग एक्स एक्सिस की बात करें तो हमारे पास तीन जो इक्वेशन थे उसकी बात तो करेंगे ही। सबसे पहले यहाँ पर यू एक्स की बात कीजिए, दिखा होगा यू कॉस थीटा, और इधर आपको यू वाई की बात करें, ये दिखा होगा यू साइन थीटा। ओके, रही बात एक्सीलरेशन, एक्स एक्सिस में वो जीरो दिख रहा है, एक्सीलरेशन वाई एक्सिस में आपको माइनस जी दिख रहा है। चलिए अगर हम यहाँ पर वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी लिखें तो यहाँ साफ लिख सकते हैं, चूँकि एक्सीलरेशन नहीं है और यू एक्स यू कॉस थीटा है, तो यू कॉस थीटा यहाँ पर दिख रहा है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ऑलवेज सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। तो एक बात ये भी वेरीफाई हो गया कि उस एक्सिस में एक्सीलरेशन नहीं है। दूसरा चीज़, अगर आप वी वाई लिखना चाहें तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई साइन यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी लिख सकते हैं, लेकिन यू वाई को यहाँ से हटा करके आप लिख क्या सकते हैं, लिख लीजिए यू साइन थीटा और माइनस जी टी। उसी तरह से अगर एस की बात करें तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स की जगह पर यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस एक्सीलरेशन एलोंग एक्स एक्सिस जीरो है तो यहाँ पर प्लस जीरो। और अगर आप एस वाई लिखना चाहेंगे तो ये भी आप लिख सकते हैं, यू वाई मतलब यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। और चलिए तब तीसरा इक्वेशन भी लिख लेते हैं इधर, कभी ज़रूरत पड़े तो काम आ जाए। तो अगर आप वी एक्स स्क्वायर लिखें तो यू एक्स स्क्वायर मतलब यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स तो जीरो है इसलिए उधर का टर्म जीरो हो जाएगा। और अगर वी वाई स्क्वायर लिखें तो यहाँ लिखेंगे यू साइन थीटा क्योंकि यू वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस जी के कारण 2g इंटू एस वाई। ओके, ये इक्वेशंस आपको मिलेंगे, ये इक्वेशंस मिलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में सारे क्वांटिटीज़ आपके सामने हैं एक्स और वाई एक्सिस के। अब बात होती है कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस की। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम फॉर विच ए प्रोजेक्टाइल विल रिमेन इन एयर। ओके, इस केस में कितनी देर तक प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा, तो ओ पॉइंट से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, ए पॉइंट पे जाकर के वो स्ट्राइक कर रहा है, तो ओ से ए तक जब तक ना पहुँचे तब तक वो एयर में है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ द टाइम एट विच
और आफ्टर विच द प्रोजेक्टाइल विल कम डाउन टू द सेम लेवल मतलब रेफरेंस लेवल। x आपका यहाँ पर रेफरेंस है, उसी के रिस्पेक्ट में आपने एंगल की भी बात की है। ओके वेल, आपने इतना तो कर लिया। एक्सप्रेशन फाइंड करने की जब बात है टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशंस ले लेते हैं आपका एस वाई, क्योंकि वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन है यहाँ पर। ये आपको u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर t जो है कैपिटल T हो जाए, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, तो उस वक्त एस वाई का जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। एस वाई का वैल्यू जीरो मतलब क्या, u साइन थीटा, और t के जगह पर आपको कैपिटल T लेना पड़ेगा क्योंकि उसी पार्टिकुलर टाइम पे एस वाई जीरो हो रहा है, माइनस हाफ जी इंटू कैपिटल T का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपने t को बाहर कर लिया, यहाँ से u साइन थीटा, और यहाँ से माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। अब आपके पास दो सिचुएशन हो सकते हैं, एक या तो t इज इक्वल टू जीरो, और नहीं तो आपके पास u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपको t का जो वैल्यू आएगा 2u साइन थीटा, अरेंज करके देख लीजिए, बाई जी। अब आपको दो टाइम मिल गया, दो टाइम में कौन सा टाइम ऑफ फ्लाइट है ये डिसाइड करना है। तो फिजिक्स के इक्वेशन एकदम ड्राई ऑनेस्ट होते हैं, बिल्कुल सच बताते हैं। आपने क्या लिया था, एस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब एस वाई इज इक्वल टू जीरो कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते तो 0,0 लिखते, और ए पॉइंट का जीरो कोऑर्डिनेट लिखते तो r,0 लिखते। y इज इक्वल टू जीरो आपको दो पॉइंट पे जीरो मिला है। ओके, y इज इक्वल टू जीरो दो पॉइंट पे मिला है, और इसीलिए यहाँ पर आपका एक तो टाइम बता रहा है जब इनिशियल पॉइंट पे थे, मतलब वो पॉइंट पे थे, इसका मतलब ये आपका इनिशियल टाइम है जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, और ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन है, यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। अच्छा, इस टाइम ऑफ फ्लाइट में एक और ख़ास बात दिखाते हैं, यहाँ पर 2 और u साइन थीटा तो u y है बाई जी, x कंपोनेंट नहीं है यहाँ, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट में x का कोई रोल नहीं है। x कंपोनेंट कर क्या रहा है, उसको हॉरिजॉन्टल लेकर के जा रहा है। जैसे बॉल को सीधे लुढ़का देते तब तो हमेशा वो रेफरेंस लाइन पे ही रहता, तो उसके लिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट जब एयर के थ्रू आपको ने डिफाइन भी किया था, टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल विल रिमेन इन एयर, तो उस हिसाब से y कंपोनेंट यहाँ अहम हो जाता है। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट नोट करने के बाद आप इम्पॉर्टेंट है अगला मैक्सिमम हाइट, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन थोड़ा याद रखिएगा, आगे चल कर के काम आएगा। अभी हम एक काम करें सेकंड वाला, सेकंड मतलब मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। हाँ, एक बात दिख रहा है कि जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो एक जगह जा कर के उसका मोड ऑफ पाथ फ्लैट हुआ है, उसका से फिर कर्व हुआ है पॉइंट ए तक आने के क्रम में, यानी बी पॉइंट की बात कर रहे हैं। चलिए एक काम किया जाए, यहाँ पर इक्वेशन ले लिया जाए लास्ट वाला। ये लास्ट वाला इक्वेशन क्या है, दैट इज वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू एस वाई। अब देखिए, अगर हम ऐसा करें कि एस वाई इज इक्वल टू एच, मतलब मैक्सिमम हाइट लें, वहाँ पर मैंने बताया था कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज करते करते, ऐसे भी माइनस जी टी लिखा हुआ है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज करते करते जीरो हुआ है, यानी यहाँ पर वी वाई इज इक्वल टू जीरो होगा। और अगर वी वाई जीरो है तो ऑब्वियस है कि वी वाई स्क्वायर भी जीरो होगा। ऊपर से ला करके वैल्यू पुट कर लीजिए, मतलब क्या है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू एस वाई नहीं लिखेंगे, h लिखेंगे, क्योंकि h होने के क्रम में ही आपका वी वाई जीरो हुआ है इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अरेंज करके लिखिए, तो आपके पास 2gh इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, नेगेटिव दोनों का कैंसिल हो गया। अगर 2g को हटाते हैं तो हमारे पास h का जो एक्सप्रेशन आएगा वो मिल गया, h इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। हाँ, कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे
कि इसको स्क्वायर कर लिया जाए, बिल्कुल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर ही लेना चाहिए। बट इस फॉर्म में इक्वेशन रखेंगे तो आपके लिए सुविधा ज़्यादा होगी, कि आगे चल करके पता चलेगा फॉर्मूला याद रखने में। ऐसे हम चाहें तो इस फॉर्मूले को एक नए तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपको uy का स्क्वायर बाय 2g। हाँ, यहाँ भी मैक्सिमम हाइट के केस में x कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पर बता रहा है कि केवल uy आया। ओके, चलिए स्क्वायर करने की बात थी वो तो कर लेते हैं। तो फाइनल फार्मूला आपको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g याद रखेंगे। यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। ओके, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर स्ट्रेस दे रहे हैं हम। एनीवे, ये मैक्सिमम हाइट भी निकल गया। मैक्सिमम हाइट के बाद आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकालना है, देखिए दो डायरेक्शन में मोशन हो रहे हैं, एक आपका वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो तीसरा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल जितना डिस्प्लेसमेंट करे उस डिस्प्लेसमेंट को आप हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। उसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, मतलब जहाँ जा कर के लैंड करे और ओरिजिन जहाँ से आपने उसको प्रोजेक्ट किया था। चलिए अब ये तो x एक्सिस की बात है, तो हम x एक्सिस का ही कंपोनेंट लेना शुरू करेंगे। एस एक्स इज इक्वल टू, जैसा कि आपको यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर था। एक्सीलेशन था नहीं इसलिए इसको हटा दिया, और x के तरफ जो वेलोसिटी था वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट था, इसलिए यू कॉस थीटा इंटू टी लिखा आपने। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर ठीक है t को कैपिटल T करें, मतलब जितनी देर वो फ्लाई किया वो टाइम ऑफ फ्लाइट आपने ले लिया, तो एस एक्स जहाँ पर लैंड होगा वहाँ तक की दूरी हो जाएगी। और ये दूरी आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट में साफ दिख रहा है कि ये कैपिटल R है। तो यहाँ पर एस एक्स इज इक्वल टू कैपिटल R हो गया। अभी देयरफॉर आप R इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से यू कॉस थीटा और इनटू कैपिटल T। थोड़ी देर पहले कैपिटल T का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था और मैंने आपको कहा था कि वो एक्सप्रेशन याद रखिए, काम आएगा। तो चलिए वो मौका आ गया जब वो काम आएगा। तो यहाँ पर यू कॉस थीटा इंटू टी की बात करें तो टी हमारे पास कितना था, 2u साइन थीटा बाय जी। ओके, अगर इसको फर्दर लिखना रहे तो देखिए यू कॉस थीटा आपके पास यू एक्स हो गया, यू साइन थीटा आपके पास यू वाई हो गया, बाय जी तो रहेगा और 2। यहाँ पर एक अच्छी बात मिली, या कहें कि हमारे कॉन्सेप्ट के विपरीत, अगर जैसे बोल रहे थे पहले कि टाइम ऑफ फ्लाइट वाई एक्सिस का है, अगर हम बोल रहे थे कि मैक्सिमम हाइट वाई एक्सिस का है, तो उसमें कंपोनेंट जो रिफ्लेक्ट हो रहे थे वो वाई एक्सिस के ही हो रहे थे। हॉरिजॉन्टल रेंज में कंपोनेंट आपका एक्स और वाई एक्सिस दोनों ही रिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब साफ है कि अगर आप कम एंगल पे या ज़्यादा एंगल पे फेंकते हैं तो उससे आर वैरी करेगा। ओके, यहाँ पर आर में दोनों कंपोनेंट रोल प्ले करेंगे, दिख ही रहा है साफ साफ। हाँ, इसको थोड़ा सा और एक काम करें, अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद से देखिए यू 2 बार है तो यू स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 साइन थीटा है ना, कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय जी की बात है। तो यहाँ आपको एक फॉर्मूला मिला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। यहीं पर मैंने बोला था थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अवेयर इसलिए क्योंकि पिछले फॉर्मूले में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आया था मैक्सिमम हाइट वाला में। फिर से लिख लेता हूँ, तो कन्फ्यूजन कम करने के लिए ही मैंने बोला था। जैसे वहाँ पर आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगर किसी ने गलती से भी ये स्क्वायर को थोड़ा नीचे ला दिया तो एक्सप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ के स्क्वायर को हटा करके हम सीधे टोटल का स्क्वायर ही लिखें, तो फॉर्मूले में कन्फ्यूजन कम रहेगा। फॉर्मूला जितना कम कन्फ्यूजन वाला होगा याद करना उतना आसान रहेगा, और अल्टीमेटली आप ये जान ले बात, याद तो आप ही को करना है। ओके, 11 स्टैंडर्ड में जब लोग आते हैं 10th से, तो अचानक फार्मूला का नंबर बढ़ जाता है, फार्मूले काफ़ी हो जाते हैं, और तब माइंड में बार बार ओवरलैपिंग होती है, बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है
कौन फार्मूला किस केस के लिए, तो काफ़ी क्लैरिटी के साथ आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। और कहीं अगर भूल गए तो डेरिवेशन तक जाना पड़ेगा, शायद वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाए। ओके, एनीवे, तो यहाँ तक तो आपने आर का एक्सप्रेशन निकाल लिया, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज आपका दिख रहा है कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर हमको आर को मैक्सिमम निकालना है, आर को मैक्सिमाइज करना है, तो इस तरफ अगर आप आर मैक्स लिखेंगे तो ऑब्वियस है कि इधर यू साइन 2 थीटा बाय जी को भी मैक्स लिखेंगे। ओके, अभी कौन यहाँ पर चेंज हो सकता है इसकी भी बात कर लें। यू इनिशियल वेलोसिटी, ये तो आपने सेट कर दिया था, तो यहाँ पर यू अगर कांस्टेंट जितनी ताकत थी उतनी लगा करके भेज दिया, और जी भी आपका कांस्टेंट है, तो आपके पास यहाँ साइन 2 थीटा के चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। आप अपने सेम एफर्ट को लगा करके जो एंगल है वो तो चेंज कर ही सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट करने के लिए आपके पास साधन है तो उसका एंगल ऊपर नीचे वैरी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब थोड़ी देर यहाँ भी देख लिया जाए, ट्रिगोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी क्लियर होगा कि साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि साइन 2 थीटा जो है कुछ और नहीं है ना, साइन 90 डिग्री है। ओके, तो वैसे केस में 2 थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। अगर आप 45 डिग्री पे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका रेंज सबसे ज़्यादा होगा। अगर कोई बैट्समैन 6 हिट करने की कोशिश करता है तो उसकी कोशिश क्या होती है, उसकी कोशिश ये होती है कि जो हिट हो बॉल वो 45 डिग्री पे हो। जैसे कि मान लें ये 2 सिचुएशन है हमारे पास, अगर कम एंगल से थ्रो करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ जा कर के फॉल करे, अगर और ज़्यादा एंगल भी कर दिए तब भी हो सकता है कि यहीं पे आकर के गिर जाए, या और उससे भी ज़्यादा एंगल तो इस तरह से। ओके, और कोई सीधे वर्टिकली टॉस कर दे, ओके, वो भी प्रोजेक्टाइल ही है बट स्ट्रेट लाइन मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने पढ़ा था, तो वैसे केस में उसका रेंज 0 हो जाएगा। तो वैसे केसेस के लिए आप यहाँ पर ध्यान दें, ध्यान ये देना है कि जब आप एंगल को 45 रखेंगे, ये एंगल जैसे ही 45 डिग्री होगा, रेंज अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, और यही कंडीशन है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। ओके, ये सब बातें बहुत अच्छे, ये जो हमने शुरू के 3 एक्सप्रेशन बताए एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर डेरिवेशन वगैरह आता है तो ये तो ज़रूर आता है, हर एक बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक और भी इम्पॉर्टेंट चौथा यहाँ पर कर लिया जाए, ऐसे लोग शुरू में करते हैं लेकिन मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, वो है आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। ओके, और अभी हम बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर जो x और y के बीच में जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये इसके पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पाथ ऑब्वियस है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, सर्कुलर होता तो ये जो आपको h और r होता तो वैसे केस में r 2h के बराबर होता, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन वहाँ दिखा नहीं। ओके, आप एक्सप्रेशन फिर से चेक कर सकते हो, यानी यहाँ पर ये सर्कुलर भी नहीं है कि h को हम रेडियस मान लें, तो पाथ है कैसा। तो सबसे पहले पाथ जानने के लिए आपको पाथ के इक्वेशन चाहिए, और इसीलिए आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ निकालने की बात कर रहे हो। चलो आप यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस में देखो, किसी भी पॉइंट पे अगर आपने कोऑर्डिनेट कहीं मान लिया रहता कि इसका कोऑर्डिनेट x, y होगा, ओके, तो वैसे केस में हम अगर यहाँ पर एस एक्स की बात करें तो इसको तो x लिख सकते हैं इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ये जो एस एक्स है वो यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि एस एक्स की जगह पर ये यहाँ से ऐसे अगर ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली x होगा। ओके, यहाँ से आप t निकाल लो, क्योंकि देखो पाथ के जितने भी इक्वेशन होते हैं उसमें आप एक चीज़ गौर करेंगे कि टाइम नहीं होता है, x और y के बीच का रिलेशन ही। जैसे सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, ऐसा होता है, इसमें टाइम नहीं है। इसी तरह से आपके पास
पाराबोला हाइपरबोला वगैरह हो तो वहाँ भी एक्स और वाई के बीच का रिलेशन होता है, टाइम का रिलेशन नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ पर टाइम को रिप्लेस करेंगे और तो टाइम का एक्सप्रेशन फाइंड कर ले रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अभी वाई एक्सिस से लेकर के आइए, वाई एक्सिस में आपके पास एस वाई इज इक्वल टू दैट मच है। एस वाई को तो अभी हम लोग वाई लेंगे, ओके, क्योंकि आपने यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिया है, ऐसे केस में ये वाई। तो एक्स और वाई के बीच का रिलेशन देखना चाहते हैं आप लोग। यहाँ पर u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर है। एक काम करें, u साइन थीटा तो एज इट इज t का वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास आ गया क्या, x डिवाइडेड बाय u कॉस थीटा माइनस यहाँ पर हाफ g और t मतलब क्या, x डिवाइडेड बाय u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करने के बाद से आपके पास ये u इंटू u तो कैंसिल हो गया, x इंटू टेन थीटा और माइनस यहाँ से आपके पास जो आएगा वो रिलेशन भी आप देख लें, g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख रहे हैं a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, ओके। जहाँ पर a का वैल्यू जो है, जहाँ पर a का वैल्यू जो है वो टेन थीटा है और b का वैल्यू जो है ये पूरा माइनस जी डिवाइडेड बाई 2u कॉस स्क्वायर थीटा है, ओके। ये इक्वेशन जो आपने थर्ड निकाला ये इक्वेशन ऑफ पाराबोला है, ये इक्वेशन ऑफ पाराबोला है और ये कंफर्म करता है कि जो पाथ होगा किसका, प्रोजेक्टाइल का, वो पैराबोलिक होगा। ट्रेजेक्ट्री जो होगा वो किस तरह का होगा, पैराबोलिक होगा, क्योंकि ये लास्ट वाला जो थर्ड इक्वेशन है वो पैराबोला का ही एक इक्वेशन है। सो यहाँ पर पाथ सर्कुलर नहीं होकर के दूसरा कुछ और करके पैराबोलिक होगा। तो यहाँ तक के एक्सप्रेशंस जनरल एक्सप्रेशन है। एक लेक्चर और इस पे आएगा जिसमें कुछ स्पेशल डेरिवेशन, कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।